हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का जो चैप्टर 6 है लाइंस एंड एंगल्स। इसके बिल्कुल ही बेसिक से, जैसे कि आपको बहुत ही अच्छे से पता है क्लास 9th वालों का जो पेपर है मेनली फैब में ले लिया जाता है ना। तो जिस भी बच्चों ने इस चैप्टर को नहीं किया हुआ है, आज की क्लास में बिल्कुल ही बेसिक से करवा के एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स जो पेपर में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस आज एक ही क्लास में एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। और हम बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए, ठीक है। जिन्होंने अभी तक ये चैप्टर नहीं किया उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल रिवाइज हो जाएगा आपका स्टार्टिंग से और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, इसमें बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए कि लेट्स से ये दो पैरेलल लाइन है। इस पैरेलल लाइन का ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल, जो इसे कट कर रहा है अलग अलग पॉइंट पे। तो ये जो हमारा एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, सिमिलरली इधर वाला देखो और ये वाला नेमिंग कर लेते हैं। इसे एंगल 1 ले लेते हैं, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये हमारा एंगल 4। तो एंगल 1 हमारा एंगल 2 के इक्वल होगा, क्यों, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म कर रहा है। जितना ही एंगल 1 होगा उतना ही हमारा एंगल 2 होगा। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों, तो ये याद रखना है आपको कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं हमारे। कौन से एंगल है ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नाउ सिमिलरली हम क्या करने वाले हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के साथ साथ ऑल्टरनेट एंगल। तो ऑल्टरनेट एंगल, तो ऑल्टरनेट एंगल के लिए हम जो है किसी दूसरे कलर का यूज करते हैं, ग्रीन कलर। ले ये देखो, अब ऑल्टरनेट एंगल हमारा कौन कौन सा हो सकता है। ये जो हमारा एंगल है इसे हम एंगल ले लेते हैं 5। सिमिलरली अगर ये एंगल 5, ये एंगल 6, तो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। कंडीशन क्या है, एक एंगल राइट साइड में है तो एक लेफ्ट साइड में। सिमिलरली ये वाला एंगल देखो, एंगल 7, तो ये आपका एंगल 8। तो एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8, क्या हो गया, ये ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब ऑल्टरनेट एंगल हमारे दो टाइप के होते हैं, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर। तो ये ऑल्टरनेट एंगल कौन सा है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। अब हम बात करेंगे एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो कौन सा होगा, ध्यान से देखो। तो एंगल 3, ये आपका एंगल 3 है ना, तो इसे हम एंगल 9 ले लेंगे। और एक ये वाला एंगल 10, तो एंगल 9 इक्वल्स टू एंगल 10, दोनों ही एंगल हमारे बाहर वाले हैं। सिमिलरली इसे हमने एंगल 11 ले लिया और इसे हमने एंगल 12 ले लिया। तो एंगल 11 इक्वल्स टू एंगल 12, ये है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और ये क्या है आपका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब इसका लास्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट देखो क्या है, ये दो पैरेलल लाइन और ये हमारा ट्रांसवर्सल। तो ये जो हमारा एंगल होगा एंगल 1 और ये जो एंगल 2 होगा, ये दोनों एंगल कौन सा होता है, को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी क्या है कि इन दोनों का सम हमेशा 180 होगा। तो क्या बोल सकते हो आप, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड सिमिलरली ये वाला भी देखो, एंगल 3, दिस वन एंगल 4, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसके लिए रीजन क्या दोगे, तो को इंटीरियर है, को इंटीरियर एंगल। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल्स कौन कौन सा फॉर्म होता है, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड को इंटीरियर एंगल, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो आप 6-7 से पढ़ते हुए आ रहे हो, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी बच्चा होगा जिसे ये नहीं पता होगा कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है ना। तो ये बिल्कुल ही बेसिक था। अब हम इसके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या दिया गया है कि इन गिवन फिगर 6.19 पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ये पी क्यू हमारा है जो कि आर एस के पैरेलल है। हमें एंगल एक्स, एंगल एम वाई आर, देखो एम वाई आर 40 डिग्री दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल एक्स एम वाई। देखो एक्स एम वाई कहाँ पे है, एक्स एम वाई, तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है ना। तो देखो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, इस फिगर को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये आपका एक्स है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा एम है, एंड दिस वन वाई
और ये जो लाइन है आर एस, और दूसरा क्या है पी क्यू। ये जो आ रहा है आपका पी और ये आपका क्यू। हमें एंगल गिवन है ये 135 डिग्री, 135 डिग्री, ठीक है, और ये जो एंगल है दैट इज 40 डिग्री। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करने वाले हो आप। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये 135 और इससे हमने ले लिया एंगल 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, एंगल 1 प्लस 135 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी अभी मैंने आपको बताया को इंटीरियर एंगल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये जो एंगल है हमारा 135 और ये जो हमने एंगल 1 कंसीडर किया, इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। क्यों, दोनों के दोनों को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 हमारा यहाँ से स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो एंगल 1 इक्वल्स टू 45 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 45 डिग्री। सिमिलरली अगर ये एंगल 40 डिग्री है और ये जो लाइन है वो आर एस के पैरेलल है, तो इस लाइन की नेमिंग एम एन कर देते हैं, एम एन, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख देना पहले क्या, पी क्यू पैरेलल टू एम एन, ठीक है। अगर पी क्यू पैरेलल टू एम एन है तो एंगल 1 प्लस 135 इक्वल्स टू 180। सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, एम ऑलरेडी देखो यहाँ स्टूडेंट्स दिया हुआ था, तो एम के जगह जो है ना आपको दूसरा पॉइंट्स लेना चाहिए था, तो देखो क्या ले पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पे एम के जगह, आर है कहीं पे, आर भी है, तो टी नहीं है आपके पास, टी ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्यू जो है किसके पैरेलल आ जाएगा, ध्यान से देखो, हमारा जो है पी क्यू दैट इज पैरेलल टू टी एन। पी क्यू किसके पैरेलल है, टी एन के। ये दो लाइन पैरेलल है तो एंगल 1 प्लस 135 180 के इक्वल। क्यों, तो को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। नाउ अब हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो Tn है वो Tn किसके पैरेलल है स्टूडेंट्स, आर एस के पैरेलल है। तो इसका मतलब अब इसे हम एंगल कौन सा ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। एंगल 2 इक्वल्स टू 40 डिग्री, इस 40 डिग्री के इक्वल। क्यों, ये हमारा कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें एंगल कौन सा मिल जाएगा, एक्स एम वाई। एक्स कहाँ पे हमारा, ये एक्स एम वाई, ये आपका एक्स है ना। तो एंगल लिखो यहाँ पे एक्स एम वाई इक्वल्स टू, एंगल एक्स से एम वाई कैसे फाइंड होगा, तो एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करके, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो एंगल एक्स एम वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एंगल 1 कितना आया था 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस एंगल 2 कितना आया था 40 डिग्री, तो 40 डिग्री, तो एंगल एक्स एम वाई हमारा स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ जाएगा 85 डिग्री के इक्वल। देखो एंगल एक्स वाई आपने बहुत ही इजीली फाइंड कर दिया, अगर मैंने आपको जो इससे पहले बताया था पैरेलल लाइन के बीच में एंगल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, उसके अकॉर्डिंग। अब इसके अलावा क्या हमें कुछ और भी फाइंड करना, चेक कर लो एक बार क्वेश्चन के अंदर, बस एक्स एम वाई ही फाइंड करना था। अब बच्चे के माइंड में आ जाता है भाई एक्स एम वाई का मतलब कि ये एंगल तो नहीं है, भाई ये एंगल तो फॉर्म ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता फॉर्म, इस एंगल के लिए हम रिफ्लेक्स की बात करेंगे। जब आपसे पूछा जाए कि एक्स एम वाई का रिफ्लेक्स बताओ, तब हमें ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा। अभी लॉजिकली एक्स एम वाई का मतलब हुआ ये वाला एंगल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और सॉल्व जरूर करना, क्योंकि आप ये बिल्कुल सोच के मत चलो कि आपके स्कूल की जो टीचर्स हैं वही क्वेश्चन देंगे जो आपको आता है। वो कोशिश तो यही करते हैं हर बार पेपर में कि ऐसे क्वेश्चन दे जो बच्चे सॉल्व ना कर पाए, और ये एनसीईआरटी का है तो आपको आना चाहिए। नाउ ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। पहला हिंट देखो क्या है आपके पास, यहाँ पे एंगल 90 है स्टूडेंट्स, तो क्या ये एंगल 90 होगा, z प्लस 55 लिखो यहाँ पे, एंगल z प्लस 55 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों होगा 90 डिग्री,
क्योंकि ये लाइन और ये तीनों आपस में पैरेलल है, और AE जो हमारा परपेंडिकुलर है। यहाँ अगर 90 एंगल फॉर्म होगा, दो पैरेलल लाइन के बीच में यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री। ये एंगल हमारा कितना है 90, तो Z प्लस 55 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एंगल Z आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो एंगल Z इक्वल्स टू 90 में से 55 माइनस करो, 35 डिग्री आना चाहिए। तो एंगल Z हमारा कितना आ गया 35 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे, इफ द ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट द सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ द पेयर ऑफ द कॉरस्पोंडिंग। अरे भाई ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसका फिगर ही नहीं है पहली बात तो। ठीक है, तो ये फिगर आपके एनसीईआरटी एग्जांपल में दिया हुआ है, हमें एंगल फाइंड करना है। तो एंगल मैं आपको फाइंड करना डायरेक्ट बता देता हूँ। एनसीईआरटी एग्जांपल में देखना, ये तीनों लाइन पैरेलल दिया हुआ है। ये जो है भाई टाइप करने वाले ने गलत टाइप किया हुआ है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, देख लो कैसे सॉल्व करना है। मैंने आपको एंगल Z फाइंड करना बता दिया। अब देखो एंगल Y और एंगल X दोनों कौन सा एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे लिखो कि एंगल X इक्वल्स टू एंगल Y। क्यों, तो ये है आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम साइड में सेम एंगल फॉर्म कर रहा है। ये कौन सा एंगल हो गया हमारा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अभी हम फाइंड कैसे करें, है ना। तो ध्यान से देखो, एंगल Y फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये हमारा कितना है 55 डिग्री, ये तो आपने फाइंड कर लिया। तो ये एक बात बताओ, क्या 55 डिग्री प्लस एंगल, ये 55 प्लस एंगल Y को इंटीरियर एंगल नहीं फॉर्म कर रहा है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ध्यान से देखो, ये दो लाइन जैसे कि पैरेलल है। ये जो एंगल है 55 डिग्री दिया हुआ है, और ये जो एंगल है इसे Y दिया गया है। तो 55 प्लस Y, क्यों, इन दोनों का सम को इंटीरियर एंगल। ये क्या है हमारा, दोनों को इंटीरियर, और को इंटीरियर का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल 55 डिग्री प्लस एंगल Y इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, तो ये है आपका को इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल है फरहान, ये को इंटीरियर एंगल। तो एंगल Y हमारा क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो एंगल Y इक्वल्स टू 180 में से जब 55 को आप माइनस करोगे तो ये आपका कितना आना चाहिए 125 डिग्री एंगल Y आना चाहिए, है ना। तो एंगल Y 125 है, देयरफॉर अगर एंगल Y 125 है तो एंगल X भी हमारा कितना होगा 125 डिग्री। है ये सिंपल क्वेश्चन या नहीं। हमने पहले ही बता दिया था ना कि X और Y दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और को इंटीरियर एंगल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में एंगल दोनों सेम जैसा दिखेगा। देखो आप ध्यान से देखो, जितना आर्क यहाँ पे दिख रहा है आपको उतना ही आर्क यहाँ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और को इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होता है, दो पैरेलल लाइन के बीच में होता है, ये एंगल और ये। ठीक है, ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, को इंटीरियर, और ये क्या हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये दो, तो ये था आपका एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन चेक कर लेना, एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है ये। अब ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है ना। एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 6.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर मे बी 2 या 3 होगा ये। तो हमें दिया गया है ये तीनों लाइन पैरेलल है, क्या, ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू ई एफ। देखो यहाँ लिखो जरा फिगर के अकॉर्डिंग, ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू ई एफ। अब अगर ध्यान से देखो तो ये हमारा जो y और x है, ये दोनों कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, को इंटीरियर एंगल। लेकिन मैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से इस y को यहाँ पे ले सकता हूँ। ये जो है हमारा फिगर, देखो ध्यान से, ये आपका एंगल y है। तो ये जो अगर y है तो ये भी हमारा क्या होगा y, और ये हमारा ऑलरेडी कितना दिया हुआ है z दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो एंगल है आपका ये x है। तो यहाँ पे लिखो वी नो दैट, हमें क्या पता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वी नो दैट एंगल x इक्वल्स टू एंगल z। एंगल x और एंगल z इक्वल है, क्यों, दोनों ही एंगल ऑल्टरनेट एंगल है। दोनों एंगल कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है,
तो एंगल एक्स और एंगल जेड तो इक्वल है, बट एंगल y प्लस एंगल z जो है ये हमारा किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल। क्यों, y और z वापस से स्टूडेंट्स दो पैरेलल लाइन है, तो दोनों एंगल का सम 180, को इंटीरियर एंगल, तो एंगल y प्लस एंगल z 180 डिग्री। रीजन देना जरूरी है, यहाँ ध्यान रखना, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब रेशियो जो दिया हुआ y और z का, उससे पहले देखो x और z इक्वल है, तो क्या, ध्यान से देखो x किसके इक्वल है, z के इक्वल है। तो यहाँ पे y और z में हमें दिया हुआ है y रेशियो z इक्वल्स टू 3:7, है ना। तो y रेशियो z किसके इक्वल है, 3:7 के इक्वल है। लेकिन हमारा जो x है वो z के इक्वल है ना। तो क्या हम इस z को x से रिप्लेस कर सकते हैं, क्या हम इस एंगल z को x लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा z किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो y रेशियो z की जगह x आ जाएगा, तो y रेशियो x किसके इक्वल आ गया, 3:7। और y और x देखो कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो को इंटीरियर, y और z हमारा को इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है ना। तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, इसकी रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। y रेशियो z किसके इक्वल है, 3:7 के। तो और ये y और z हमारा कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, ये y और z हमारा कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, को इंटीरियर एंगल। तो एंगल y फाइंड करने के लिए देखो कैसे फाइंड करोगे, एंगल y इक्वल्स टू, एंगल y का रेशियो क्या है स्टूडेंट्स, 3, तो 3 अपॉन में टोटल रेशियो, मतलब रेशियो का सम, तो 3:7 ये हो जाएगा 10 इंटू इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। क्यों होगा 180, क्योंकि ये हमारा को इंटीरियर एंगल, इंटू में 180 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो एंगल y कितना आ जाएगा, 18 3 जा 54 डिग्री। तो एंगल y हमारा आ गया 54 डिग्री। अब एंगल z फाइंड करना है, तो एंगल z इक्वल्स टू, एंगल z का रेशियो क्या है, 7, तो 7 अपॉन में टोटल रेशियो, तो 10 इंटू इनका एंगल का सम, तो 180 डिग्री, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एंगल z आ जाएगा 126 डिग्री। z आ गया, y आ गया, है ना। और z हमारा x के इक्वल है, तो लिखो यहाँ पे कि एंगल x भी हमारा कितना होगा, 126 डिग्री। ठीक है, x भी फाइंड कर लिया हमने, z भी फाइंड कर लिया, z बोलो या g बोलो, और एंगल y भी फाइंड कर लिया। बहुत ही सिंपल मेथड से हमने फाइंड किया। क्या किया हमने, ये अगर एंगल y है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमने ये इक्वल लिखा, एंगल y इक्वल्स टू ये, तो ये y प्लस z का सम 180। क्यों, ये दोनों एंगल कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली समझ में आया होगा। नाउ ये क्वेश्चन देखो, अब एग्जाम्पल तो नहीं है ये आपके, सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बहुत सारे एंगल्स फाइंड करने इसमें हमें, इन एंगल्स को कैसे फाइंड करोगे ये देखो जरा। तो इन गिवन फिगर 6.24 ए बी पैरेलल टू सी डी है, ई एफ पैरेलल टू सी डी है, जीईडी हमें 126 डिग्री दिया हुआ है। देखो जीईडी कहाँ पे, जीईडी ये हमें दिया हुआ है 126 डिग्री। एंड फाइंड क्या करना है, एजीई, तो एजीई कौन सा ये, तो क्या मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, हमारा एंगल एजीई एंड एंगल जीईडी ऑल्टरनेट एंगल नहीं फॉर्म कर रहा है, जीईडी ये दोनों कौन सा एंगल है, तो ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, ये दो लाइन पैरेलल है हमारा, ए जी ई, ए ये वाला एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल। तो अगर हमारा एंगल ए जीईडी कितना है, देखो दिया हुआ है जीईडी, जीईडी हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स 126 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए जीई, एंगल ए जीई ये कितना आ जाएगा, 126 डिग्री। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं जीईएफ। तो जीईएफ कहाँ पे है, जीईएफ ये वाला है, ये तो बहुत ही आसान है। कैसे, देखो एंगल जीईएफ प्लस जीईएफ के साथ एफईडी,
ई डी, इन दोनों एंगल का सम कितना दिया हुआ है 126 डिग्री। और जी ई एफ, ये हमें 90 डिग्री दिख रहा है। एफ ई डी, एंगल एफ ई डी हमें कितना दिख रहा है 90 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी की जगह 90 डिग्री इक्वल्स टू 126 डिग्री। तो हमारा एंगल जी ई एफ स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 126 डिग्री, 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ इक्वल्स टू 36 डिग्री आना चाहिए, 36 डिग्री। एंगल जी ई एफ कितना आ गया 36। नाउ हमें फाइंड करना है एफ जी ई। एफ जी कहाँ पे, एफ जी ई, तो एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, तो लीनियर पेयर, एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल का जो सम बनता है वो क्या फॉर्म करता है 180 डिग्री, लीनियर पेयर, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा ए जी प्लस एफ जी इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन दे देना लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब ए जी की वैल्यू क्या है आपके पास 126, 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 10 में से 6 गया तो 4, ये बचा आपका 7 में से 2 गया तो 5, 54 डिग्री। एंगल एफ जी ई हमारा आना चाहिए 54 डिग्री। ये है आपका तीनों एंगल। थर्ड एंगल ये रहा, सेकंड हमें ये फाइंड करना था और फर्स्ट हमें ये फाइंड करना था। तीनों ही एंगल हमने बहुत इजीली फाइंड कर दिया है बिना किसी ज्यादा कैलकुलेशन किए हुए, है ना। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका फिगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ, ध्यान से देखो। ये क्या है P, यहाँ पे Q, यहाँ R है हमारा, ये S है, ये आपका T है। हमें जो यहाँ पे गिवन है वो जरूर लिख दिया करो आप। गिवन में हमारे पास देखो स्टूडेंट्स क्या है, गिवन, गिवन में देखो क्या है आपके पास, गिवन, गिवन में हम लिखेंगे कि हमारा पी क्यू जो है पैरेलल है एस टी के, एंड एंगल पी क्यू आर हमें कितना दिया हुआ है 110 डिग्री। एंगल आर एस टी हमें कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स 130 डिग्री। और टू फाइंड, हमें जो फाइंड करना है वो कौन सा एंगल फाइंड करना है, तो एंगल क्यू आर एस, ये हमें फाइंड करना है। बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करना है हमें, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देना आप। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, ड्रॉ और लाइन, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट कंस्ट्रक्ट कर दो ऐसे। और जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, हमेशा डॉटेड लाइन में करते हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन मैंने किया है, इस कंस्ट्रक्शन को आप डॉटेड लाइन में कर लेना, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, पी क्यू आर, ये एंगल हमें कितना दिया हुआ है पी क्यू आर 110 डिग्री, तो इसे आप ले लेना एंगल 1। और ये एंगल हमें दिया हुआ है आर एस टी कितना 130 डिग्री, तो इसे आप ले लेना एंगल 2। अब ध्यान से देखो, इसे मैंने नेमिंग कर दिया एम एन, एम एन, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन वाला लाइन ना लिखो तो ज्यादा बेटर है ना। लो, तब और अच्छे से क्लियर होगा। अब यहाँ पे लिखना, ये जो पी क्यू है, ये पी क्यू हमारा इस लाइन के पूरे पैरेलल है। ये जो आपका पी क्यू है, ये जो पी क्यू है, ये पूरा पैरेलल टू एम एन है। तो यहाँ पे आप लिखो पी क्यू पैरेलल टू एम एन। अगर पी क्यू एम एन के पैरेलल है तो 110 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 110 प्लस एंगल 1, क्यों, ये दोनों एंगल कौन सा एंगल है, को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे लिखना को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से हमारा एंगल 1 स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, एंगल 1 इक्वल्स टू 70 डिग्री। नाउ
एस टी, नाउ एस टी पैरेलल टू, एस टी किसके पैरेलल है, एम एन के, एम एन के पैरेलल है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 130 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 130 प्लस एंगल 2, ये दोनों वापस से कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से एंगल 2 कितना आ जाएगा हमारा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल 2 आ गया 50 डिग्री। हमने एंगल 1 फाइंड कर लिया, एंगल 2 फाइंड कर लिया, हमें फाइंड कौन सा करना है, क्यू आर एस फाइंड करना है। तो क्या है स्टूडेंट्स, हम ये लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल 1 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 2, इन तीनों एंगल का सम, एक स्ट्रेट लाइन पे जो तीनों एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, ये रीजन दे देना, सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। नाउ यहाँ पे 1 और 2 की वैल्यू पुट करके क्यू आर एस फाइंड कर लो। एंगल 1 कितना है, 70 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 2 कितना है हमारे पास, 50 डिग्री, 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 70 और 50 कितना हो जाएगा, 120, 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंगल क्यू आर एस कितना आ गया, 60 डिग्री, यही हमें फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपके एक्सरसाइज 6.2 का थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार जरूर इन्हें वापस से देखना और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, समझ में आएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल मेथड से आपको इन क्वेश्चन को समझाया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, क्या हमारे पास, और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप खुद भी एक बार ट्राई कर सकते हो। तो देखो जरा, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है या मुझे करवाने की जरूरत है। तो यहाँ पे हमें बोला गया इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, बहुत ही सिंपल है, ए बी सी डी के पैरेलल, ये 127 है। तो हमारा ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखना गिवन में ए बी, क्या लिखेंगे हम, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर इक्वल्स टू एंगल, ए पी आर को हम पी आर डी के इक्वल लिखेंगे, पी आर डी, क्यों, तो ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट्स क्या करोगे, तो 50 प्लस वाई, एंगल ए पी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 50 डिग्री प्लस वाई इक्वल्स टू पी आर डी, और पी आर डी देखो, पी आर डी कितना दिया हुआ, 127 डिग्री, 127 डिग्री, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो y इक्वल्स टू, इनको माइनस करने पे 77 आना चाहिए, 77 डिग्री, एंगल y फाइंड हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो देखो ध्यान से, एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, ऑल्टरनेट एंगल। ये एंगल जो हमारा, ये वाला जो एंगल है और ये जो एंगल, दोनों ऑल्टरनेट एंगल है, तो यहाँ लिखो ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। तो ए पी क्यू हमें दिया हुआ है ऑलरेडी कितना, 50 डिग्री, तो यहाँ पे 50 डिग्री इक्वल्स टू पी क्यू आर हमारा क्या है, तो पी क्यू आर एक्स के इक्वल है, तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, 50 डिग्री। एक्स भी हमने फाइंड कर लिया, क्या कुछ और भी फाइंड करना है, नहीं फाइंड करना भाई, एक्स और वाई फाइंड करना था। कितने सिंपल मेथड से हमने सॉल्व किया, ये आपको तो समझ में आया ही होगा, है ना। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है।
ये 100% पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपके पेपर में 101% ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चाहे प्री बोर्ड हो आपकी स्कूल वाले कंडक्ट करवाए या स्कूल का कोई यूनिट टेस्ट कंडक्ट करवाए या फाइनल पेपर हो, क्योंकि फर्स्ट में तो आता ही हर स्कूल के सभी बच्चों के पेपर में आता है, तो फाइनल में भी आने के चांसेस के बहुत ही ज्यादा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो, मैं बहुत ही सिंपल मेथड बताता हूँ और बच्चों को एक बार में समझ में आ जाता है, तो आज भी आपको समझ में आना चाहिए। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, इन्होंने जो प्रूव करने के लिए दिया हुआ है इसमें एक हिंट देता हूँ मैं। यहाँ 1/2 है ना, इस 2 को इधर ले आओ तो 2 ROS आ गया। 2 ROS का मतलब है हमें ROS 2 बार फाइंड करना है। 2 बार ROS हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होगा। तो लिखो यहाँ पे POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर POQ हमारा स्ट्रेट लाइन है तो एंगल कौन कौन सा, ROQ प्लस एंगल ROS प्लस एंगल POS इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल ROQ, एंगल ROS और एंगल POS, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। अब इनमें से हमें एंगल पता कौन सा है, तो एंगल ROQ हमें पता है 90 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे 90 पुट कर देंगे। 90 डिग्री प्लस एंगल ROS प्लस एंगल POS इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 90 को राइट साइड ले जाओ, तो ROS प्लस एंगल POS इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 को राइट साइड लेके आएंगे तो माइनस का 90 डिग्री, तो एंगल ROS प्लस एंगल POS इक्वल्स टू 90। हमें फाइंड करना है ROS, तो क्या नहीं चाहिए हमें, POS नहीं चाहिए, तो POS को भी राइट साइड ले लो। एंगल ROS इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल POS, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, हमने ROS कैसे फाइंड किया समझ में आया, इन तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल पुट करके। अब दूसरा ROS कैसे फाइंड करोगे, ध्यान से देखो। SOQ में से अगर हम ROQ को माइनस कर देंगे, किसमें से, इस बड़े वाले एंगल में से हम अगर ये वाला एंगल माइनस कर देंगे ROQ, तो हमें ROS मिल जाएगा, है ना। तो लिखो यहाँ पे एंगल ROS कैसे निकाल सकते हो आप, तो एंगल SOQ में से कौन सा एंगल माइनस करोगे, एंगल ROQ। ध्यान से देखो, अगर हम SOQ में से ROQ को माइनस करेंगे तो हमें ROS मिलेगा, चेक कर लो आप। तो एंगल ROS इक्वल्स टू, SOQ तो हमें नहीं पता तो एंगल SOQ रहने देते हैं, लेकिन हमें एंगल ROQ का वैल्यू जो है गिवन है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब हमें करना क्या है, तो 1 और 2 को ऐड करना है और आंसर हमें मिल जाना है। एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड में ऐड होता है, ये तो हमें पता ही है, एंगल ROS प्लस एंगल ROS इक्वल्स टू, राइट साइड में देखो क्या है, 90 माइनस POS, 90 डिग्री माइनस एंगल POS, और ये SOQ माइनस 90 डिग्री प्लस SOQ माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, प्लस 90 माइनस 90 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ROS और ROS 2 टाइम्स एंगल ROS इक्वल्स टू माइनस POS और एंगल प्लस का SOQ, तो पहले SOQ को लिख लेते हैं, SOQ माइनस एंगल POS। अब स्टूडेंट्स एंगल ROS इक्वल्स टू, यहाँ 2 अगर लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड ले जाएंगे तो पूरे की डिवाइड में जाएगा, एंगल SOQ माइनस एंगल POS डिवाइडेड बाय 2, तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, एंगल ROS इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स एंगल SOQ माइनस एंगल POS, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार वापस से रिपीट करता हूँ, मैंने एक बार इन तीनों एंगल का सम 180 डाला, वहां से ROS फाइंड कर लिया, पहला इक्वेशन बना दिया इसे, और एक बार मैंने क्या किया, SOQ में से ROQ को माइनस कर दिया, तो क्या मिला हमें, ROS। देखो ROS इक्वल्स टू SOQ में से ROQ को माइनस किया, फिर ROQ की वैल्यू पुट कर दिया, फिर ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है, 1 और 2 दोनों को हमने ऐड किया और
एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू माइनस पी ओ एस प्रूव कर दिया। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो जरूर सॉल्व कर लेना। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं ये सब भी आपको आना चाहिए जो भी करवाया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि स्कूल के टीचर्स करवाते भी नहीं है और पेपर में दे भी देते हैं और बच्चों को ये समझ में थोड़ा कम आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हमें इसमें प्रूव क्या करना है आपको पता है कि इस पॉइंट पे इन सारे एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री 360 डिग्री होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा काम आप क्या करो, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, कंस्ट्रक्शन कर लो। इसे हमने मान लिया टी। ठीक है, देखो मैं 360 कैसे प्रूव करता हूँ और जो गिवन है वो एंगल भी आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखो टी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, टी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। टीओ क्यू अगर हमारा स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट्स, तो एंगल पीओ क्यू प्लस एंगल टीओपी 180 डिग्री होगा। दो एंगल का सम, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। सिमिलरली एंगल दूसरा देखो, इस लाइन के ऊपर वाले दोनों एंगल का सम और इस लाइन के नीचे वाले एंगल का सम, तो हम क्या लिख सकते हैं नीचे वाले एंगल का, एंगल टीओएस प्लस एंगल आरओएस प्लस एंगल आरओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्यों लिखोगे, तो सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये नीचे वाला जो है आपका इक्वेशन नंबर 2, दोनों को आप ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को जब ऐड करोगे तो एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल टी ओ पी प्लस एंगल टी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स टू 180 प्लस 180 360 डिग्री। अब यहाँ पे देखो हमें क्या क्या नहीं चाहिए, हमें ना टीओपी और टीओएस नहीं चाहिए। देखो ध्यान से, टीओपी और टीओएस इन दोनों एंगल को अगर आप ऐड करो तो एंगल पीओएस लिख सकते हैं हम। टीओपी और टीओएस इन दोनों एंगल को अगर हम ऐड करें, छोटे छोटे दोनों एंगल को, तो ये हमें बड़ा वाला एंगल मिलेगा। तो एंगल पीओक्यू प्लस इन दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, एंगल पीओएस प्लस एंगल आरओएस प्लस एंगल आरओक्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब देखो जो प्रूव करने के लिए दिया क्या, यही दिया हुआ है। देखो पीओ क्यू, ये रहा पीओ क्यू, पीओएस तो ये रहा पीओएस, ये रहा आपका क्यू आर, तो ये रहा क्यू आर, ये रहा क्यू आर, और एसओ आर तो ये रहा एसओ आर। देखो अब यहाँ पे मैंने आरओएस लिखा है, यहाँ पे एसओ आर है, तो इससे प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, एंगल कहाँ पे फॉर्म होता है, सेंटर पे। तो सेंटर में देखो क्या है, आरओएस में ओ है, यहाँ पे इनका भी ओ है। क्यू आर में देखो और क्यू ओ आर में देखो, तो जो सेंटर में एंगल होता है स्टूडेंट्स वो हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर ओ की जगह क्यू आ जाता तो ये हमारा गलत होता। एंगल को हम दो तरह से मेजर कर सकते हैं, जैसे ये वाला एंगल देखो, या तो आप इसे एस ओ आर लिख सकते हो या आर ओ एस लिख सकते हो, मतलब तो दोनों का सेम ही है ना। हमारा एंगल आर ओ एस बोला जाए या एंगल एस ओ आर बोला जाए, दोनों का मतलब सेम। ठीक है, तो ये जो हमने दिया गया है प्रूव करने के लिए, बेसिकली यही प्रूव करना था और ये देखो हमने प्रूव कर दिया। कितने सिंपल तरीके से प्रूव किया। पेपर में यही क्वेश्चन आ जाए तो बच्चा सॉल्व क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि उनको ये नहीं पता था यहाँ पे हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, फिर इन दोनों का सम 180 और नीचे वाले तीनों एंगल का सम हम क्या ले लेंगे, सभी का 180। फिर इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया और इन दोनों को ऐड करके एक बड़ा सा एंगल लिख दिया हमने पीओएस। ये सिंपल सा एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन किया और ये क्वेश्चन आपके समझ में बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। नाउ इसके बाद हम देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और सॉल्व जरूर करना। अब ये क्वेश्चन देखो जरा, ये भी इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। क्यों सिंपल है ये, क्योंकि इसमें देखो ध्यान से, हमें ये एंगल 90 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है,
POY 90 दिया हुआ है, हमें ABC फाइंड करना है। तो एंगल ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, A रेशियो B हमें कितना दिया हुआ है, 3 रेशियो और 2 रेशियो 3, ठीक है। और POY 90 है, ये 90 है, तो A और B का सम भी 90 होगा क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। लिखो यहाँ पे XOY is a straight line तो एंगल XOP इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हम एंगल ए फाइंड करेंगे, तो एंगल ए फाइंड करने के लिए एंगल ए का रेशियो क्या है 2 अपॉन में टोटल एंगल रेशियो का सम कितना होगा 2 + 3 5 इंटू में ए और बी का सम। तो ए और बी कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है XOP, देखो XOP जो कि कितना है 90, तो इंटू में 90 डिग्री कर दो। तो एंगल ए इक्वल्स टू 5 से कैंसिल करो, 5 1 जा 5 5 8 जा 48 इंटू जा 36 डिग्री। फिर एंगल बी फाइंड करना है, तो एंगल बी का रेशियो देखो क्या है 3, तो 3 अपॉन में टोटल क्या है 5 इंटू में 90 डिग्री। तो एंगल बी इक्वल्स टू 3 अपॉन में 5 इंटू में 90, इनको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 18, 18 3 जा 54 डिग्री। तो एंगल बी भी फाइंड कर लिया हमने, एंगल ए भी फाइंड कर लिया है ना। ये एंगल यहाँ बी आएगा, सॉरी ये हमारा बी है, बी कितना है 54 डिग्री, एंगल ए कितना है 36 डिग्री। एंड बी और सी यहाँ पे लिखो MON इज अ स्ट्रेट लाइन, MON एक स्ट्रेट लाइन है, इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है उसका सम कितना होता है 180। तो बी प्लस सी का सम 180 होगा, तो लिखो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे लीनियर पेयर, कौन सा एंगल है ये लीनियर पेयर। अब ध्यान से देखो बी ऑलरेडी पता है 54 डिग्री, तो 54 डिग्री प्लस एंगल सी 180 डिग्री के इक्वल, एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। एंगल सी इक्वल्स टू 180 में से 54 माइनस करो 10 में से 4 जाएगा तो 6, और ये बचा 7 में से 5 2 126 डिग्री। एंगल सी भी फाइंड कर लिया। तो एंगल ए और बी का जो रेशियो दिया होता है उससे हम इस तरीके से सॉल्व करें तो ज्यादा बेटर है। कुछ बच्चे क्या करेंगे ए का रेशियो 2 है तो 2x + 3x को 90 ले लेते हैं, तो 2x + 3x इक्वल्स टू 90, उस वाले से भी सॉल्व हो जाएगा। 2x + 3x इक्वल्स टू 90, x निकाल लोगे, फिर 2x की वैल्यू निकालोगे, 3x की वैल्यू निकालोगे, और एक ये है। ये वाला मेथड मेरे अकॉर्डिंग बच्चों के लिए ज्यादा सिंपल रहता है, पर बच्चे दोनों में से कौन सा सॉल्व करना प्रेफर करते हैं बच्चे पे डिपेंड करता है ना। ये एक 12th क्वेश्चन लास्ट में कर लेना भाई बस। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइन्स एंड एंगल्स के, इससे बाहर नहीं आएगा। इन क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस करो। मैं आपके लिए हर एक चैप्टर का, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर जितने भी चैप्टर्स हैं इन सबका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के बाहर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको 7-8 फैब से पहले पहले अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और पेपर में आप अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर पाओ। जिन्होंने पूरा साल भी नहीं कुछ किया हो, अब अगर ये कर ले तो पेपर में अच्छे खासे आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है इन सारे चैप्टर के क्वेश्चन जो है इन्हें बार बार आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। अभी पूरे साल आपने वेस्ट कर दिया, तो 2026 में अगर आप 20 से 25 दिन भी पढ़ लेते हो, 15 फैब से पहले पहले किसी का पेपर नहीं है मैथ्स का, 9th का जो मैथ्स का पेपर है हर किसी का 15 फैब के बाद का ही है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1 के साथ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, 1 का नहीं सॉरी सरफेस एरिया का, क्योंकि सरफेस एरिया थोड़ा लेंथी चैप्टर है। तो हम पहले अब सरफेस एरिया का क्वेश्चंस करेंगे, देन उसके बाद हम 1 2 से स्टार्ट करेंगे। हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का जो चैप्टर 11 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि फैब में जो एग्जाम होने वाला है 15 या 16 फैब के आसपास, जिस भी स्टूडेंट का एग्जाम होने वाला है और जिन्होंने इस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं किया है या जिनको अच्छे से नहीं आता है, आज की क्लास में आपको ये चैप्टर इतने अच्छे से समझाया जाएगा कि आप हर एक क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओ, ठीक है। और 3 कौन से रिलेटेड, हेमिस्फेयर से रिलेटेड और स्फीयर से रिलेटेड, तीनों ही टाइप के क्वेश्चंस हैं
बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सारे फॉर्मूले बताऊंगा और एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से एक क्लास में ही कंप्लीट करवाऊंगा। बस आप ध्यान से मेरे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ, जो भी प्रॉब्लम है साथ के साथ देखते जाना कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है हमारा बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, कोन, हेमिस्फीयर और स्फीयर। तो सबसे पहले हम कोन की बात करते हैं। तो लेट्स से स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक कोन है ना। इस कोन का अगर हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया बेसिकली क्या होता है, जैसे आप आइसक्रीम कोन देखा होगा तो आपने उसका रैपिंग देखा होगा। ऊपर वाले रैपिंग को अगर छोड़ के खाली साइड वाले रैपिंग की बात करें या बर्थडे कैप की बात करें, उसे आपने देखा होगा डेकोरेट किया रहता है काफी अच्छे से। तो ये जो पार्ट अगर हमें खाली फाइंड करना हो, आउटर वाला पार्ट, इसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA। तो CSA ऑफ कोन की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल TSA या SA, दोनों का मतलब सेम है, टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया किसका, तो ऑफ कोन का। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर इंटू में R प्लस एल। एंड वॉल्यूम ऑफ कोन, इस कोन शेप में अगर हम कोई भी कुछ रखना चाहें तो इसकी कैपेसिटी क्या है, इसके अंदर स्टोर कितना किया जा सकता है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम क्वेश्चन वाइज फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, एक साथ सारे फॉर्मूला लिख के आपको ज्यादा, ये देखो ये हमारा क्या है, हाइट है ना। तो हाइट जो है हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं, ये आपका क्या है h, और ये जो हाइट है दैट इज स्लांट हाइट l। कौन सी हाइट बोलते हैं हम इसे, स्लांट हाइट। और स्टूडेंट्स यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, और ये जो लेंथ हमारा, ये क्या आपका रेडियस, रेडियस रेडियस है ना। तो L, R और H में एक रिलेशन है, ध्यान से देखो क्या। तो स्लांट हाइट जो होता है L का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है आपका, R स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारा, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, इसे हम यूज करने वाले हैं, ठीक है, इन फॉर्मूले की बिहाफ पे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 10 सेंटीमीटर and base radius is 7 सेंटीमीटर। तो राइट सर्कुलर कोन बनाते हैं सबसे पहले तो हम, ये देखो हमारा राइट सर्कुलर कोन है, ये आपने यहाँ से ये ड्रॉ कर दिया। नाउ इसका हमें क्या दिया हुआ है, तो स्लांट हाइट दिया हुआ है, मींस स्लांट हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्ट आप एल भी लिख सकते थे, एल। एल हमें दिया हुआ है इसका 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस के लिए हम स्मॉल r का यूज करेंगे स्टूडेंट्स डायरेक्टली 7 सेंटीमीटर। नाउ हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, पहले आप लिखोगे इसका फॉर्मूला जो कि क्या है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्या लेते हैं, 22/7। आर की वैल्यू क्या है, तो 7 इंटू में एल क्या है, तो 10। तो 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, 22 इंटू में 10, तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, कोन का कर्व सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। इसी का अगर टोटल सरफेस एरिया पूछता आपसे, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, ये जो सर्कुलर पार्ट है स्टूडेंट्स, इसको हम ऐड कर देते हैं इसका एरिया, और ये सर्कुलर कौन सा पार्ट है, सर्कल का फॉर्म। तो अगर TSA की अगर बात करें तो TSA क्या हो जाता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। सर्कल वाला एरिया ऐड कर देते हैं इसमें, और कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा पाई आर, आर प्लस एल, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो बहुत ही सिंपल से स्टार्टिंग से किया है, NCERT का क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से करते जाओ इन सारे क्वेश्चंस को। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर एंड द बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। एंड पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 लेना है। जब अगर बोल दिया जाए आपको पाई 3.14 लेना है, मीन्स 3.14 ही लेना है, ठीक है। देखो एक कोन है हमारे पास, तो इस कोन का क्या दिया हुआ है इन्होंने, हाइट बोला है, मीन्स ये वाली हाइट गिवन है। ये हाइट कितना है हमारे पास, 16 सेंटीमीटर एंड रेडियस गिवन है, मीन्स ये रेडियस हमारा, तो ये रेडियस कितना गिवन है आपके पास, 12 सेंटीमीटर।
कर्व सरफेस एरिया। पहला फॉर्मूला हमें फाइंड करना है सी एस ए ऑफ कोन। तो सी एस ए ऑफ कोन का फॉर्मूला पाई आर एल। पाई लेंगे हम स्टूडेंट्स 3.14, आर की वैल्यू क्या लेंगे तो 12, और एल हमारे पास है ही नहीं, है ना। तो एल अगर नहीं है तो एल फाइंड करना पड़ेगा। कैसे? इस रिलेशन से एल का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल का स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्या है 16, तो 16 का स्क्वायर, सॉरी आर तो 12 था, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 16 का स्क्वायर 256 प्लस 144, इन्हें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 400। एल का स्क्वायर 400 आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो है हम ये, तो यहाँ से एल क्या आ जाएगा रूट के अंदर 400, तो एल आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट होता है एल हमारा, है ना। कौन सा स्लांट हाइट है ये? दिस वन, ये जो लेंथ है ये हमारा स्लांट हाइट है। नाउ अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3.14 इंटू में 12 और इंटू में यहाँ 20 इंटू 20, तो 3.14 इंटू में 12 टू जा 24 240, इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आए सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया सी एस से आ गया। नाउ सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। ध्यान से देखो, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला क्या है पाई आर ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एल, ये फॉर्मूला है हमारा। तो पाई की वैल्यू क्या है 3.14, इंटू में आर की वैल्यू क्या है तो आर है 12, इंटू 12 प्लस 20 16, तो 3.14 इंटू में 12 इंटू में 28, इनको मल्टीप्लाई कर लो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। मल्टीप्लाई करने के लिए तो नहीं बैठेंगे ना यहाँ पे कि 3.14 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करके दिखाऊं 20, मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो जो क्वेश्चन था आपका इम्पोर्टेंट भी था और बहुत ही इजीली समझ में भी आ गया होगा कि क्या किया हमने और कैसे फाइंड किया। नाउ अब जो क्वेश्चन है आपके पास, बोला गया इसमें फाइंड दी total surface area of cone if its slant height is 21 meter and diameter of the base is 24 meter। देखो ये हमारे पास एक कोन है स्टूडेंट्स, इस कोन का हमें डायमीटर दिया हुआ है कितना 24 मीटर, तो डायमीटर से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे और स्लांट हाइट कितना दिया हुआ है ये 21 मीटर। तो हमें तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो हमें एच की तो जरूरत है ही नहीं, एल चाहिए जो कि दिया हुआ है। तो रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। अगर हमें रेडियस फाइंड करना होता है तो हम डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। रेडियस कितना आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2, 12 मीटर, ठीक है। नाउ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला पाई आर इंटू में आर प्लस एल, और पाई की वैल्यू तो हमें दिया नहीं इन्होंने, तो 22/7, आर क्या हमारे पास तो 12 इंटू में आर प्लस एल, तो 12 प्लस एल क्या है 21, तो 22/7 इंटू में 12 इंटू में 20 30 33, तो करना क्या है 22 को मल्टीप्लाई कर लो 12 से, फिर 33 से, डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं मीटर है हमारे पास यूनिट, ये मीटर स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, पूरे चैप्टर जो है आज की क्लास में कवर करने वाले हैं, तो ध्यान से देखो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें इन्होंने कर्व सरफेस एरिया दे दिया है और स्लांट हाइट भी दे दिया है। बोला गया है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, मींस पाई आर एल की वैल्यू गिवन है और स्लांट हाइट भी गिवन है। फाइंड क्या करना है रेडियस ऑफ द बेस एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो अगर ये आपके पास ध्यान से देखो,
देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मतलब CSA ऑफ कोन इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है CSA 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। पाई आर एल इक्वल्स टू 308 है ना। पाई को पाई रहने देते हैं, आर को आर, और एल जो है हमारा स्टूडेंट्स एल दिया हुआ स्लांट है कितना 14। यहाँ पे 14 डालेंगे हम 14 इक्वल्स टू 308। ठीक है पाई की वैल्यू क्या है 22 अपॉन में 7 इंटू में आर इंटू में 14 इक्वल्स टू 308। तो आर हमारा क्या आ जाएगा पहले देखो यहाँ कैंसिल हो रहा है 7 1 7 7 2 14 और 22 2 44 44 आर इक्वल्स टू 308। आर इक्वल्स टू 308 डिवाइडेड बाय 44। तो 11 से 11 टू या 22 11 8 जा 88 अपॉन में 11 4 जा 44 फिर 4 से इसे कैंसिल कर दो 4 7 जा। तो आर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट फाइंड कर लिया आपने। नाउ अब हमें बोला टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन मतलब टीएसए ऑफ कोन। तो टीएसए ऑफ कोन तो आप फाइंड कर ही सकते हो पाई आर इंटू में आर प्लस एल। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर क्या है तो 7 इंटू में 7 प्लस एल और एल की वैल्यू क्या है 14। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा 22 इंटू में 21 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए इसका आंसर टीएसए ऑफ कोन। तो देख रहे हो आप क्वेश्चन कितना सिंपल है और कैसे सॉल्व होता जा रहा है। तो जिसने भी ये चैप्टर नहीं किया हुआ है आज की क्लास के बाद इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। और ये जो क्वेश्चन है आपका देखो ध्यान से एक कोनिकल टेंट जो कि 10 मीटर हाई है मतलब 10 मीटर हाइट दिया हुआ है कोनिकल टेंट का। तो बना लेते हैं हम एक कोनिकल टेंट। ये कोनिकल टेंट का जो हाइट है स्टूडेंट्स ये है 10 मीटर एंड रेडियस जो है बेस का दैट इज 24 मीटर। ये है 24 मीटर रेडियस। फाइंड क्या करना स्लांट हाइट। तो देखो फर्स्ट पार्ट में एल फाइंड करने के लिए एल का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर के हमारे पास 24 तो 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल्स टू 576 प्लस 100 तो एल का जो स्क्वायर है दैट इज 676। एल इक्वल्स टू रूट के अंदर 676 तो एल इक्वल्स टू रूट के अंदर 26 इंटू में 26 क्योंकि 676 किसका स्क्वायर है 26 का। तो एल क्या आ गया 26 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। सेकेंड में बोला है कि कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक अ टेंट। अगर हमें टेंट बनाना है तो ध्यान रखना कभी भी कुछ बनाने के लिए अगर पूछा जाए तो उसके लिए हम CSA का यूज करते हैं है ना। तो सबसे पहले हमें CSA फाइंड करना पड़ेगा देन हम उसका कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं ना। क्योंकि आपने कितना मटेरियल यूज किया है कोन बनाने के लिए कोनिकल टेंट बनाने के लिए। तो कोनिकल टेंट बनाने के लिए हमें कितना मटेरियल चाहिए जितना इसका CSA होगा। तो सबसे पहले CSA फाइंड करो। CSA ऑफ कोनिकल टेंट दैट इज पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 आर हमारे पास कितना दिया हुआ है 24 इंटू में एल क्या है 26। तो अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं जरा 22 इंटू में ये मल्टीप्लाई आप एक बार सॉल्व कर दो क्योंकि ज़्यादा टाइम टेकिंग वीडियो हो जाएगा आपके लिए। 22 इंटू में 24 इंटू 26 डिवाइडेड बाय 7 1961 आ जाएगा 1961.1 1961.14 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। हमने यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है हम स्टूडेंट्स मीटर होगा ये ध्यान रखना है यहाँ पे मीटर होगा ठीक है। तो ये जो है आपका मीटर स्क्वायर आ गया। नाउ टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे तो जो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है उसे हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दिया हुआ है 70
तो 70 इंटू में 1961.14 जो भी आएगा ये रुपीज आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट कैसे आ जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 70 रुपीज है, तो 70 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? जितना हमें मटेरियल चाहिए था टेंट बनाने के लिए, जो क्लोथ की रिक्वायरमेंट है वो कितना है, तो 1961.14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन आपने अभी सॉल्व किया है ना 15 मिनट के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपसे सॉल्व हो सकता है? चेक करो जरा। क्वेश्चन नंबर 6 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बोला गया है कि व्हाट लेंथ ऑफ द टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट। कह रहा है कि एक टारपोलिन है जिसका विड्थ तो हमें पता है, लेकिन हमें लेंथ कितना चाहिए। तो सबसे पहले तो भाई हमें जो टेंट बनाना है उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है कि मटेरियल जो यूज किया गया है वो कितना यूज किया गया होगा। तो सबसे पहले आप इसके लिए फाइंड करोगे CSA। क्या फाइंड करोगे? CSA ऑफ कोनिकल टेंट। CSA ऑफ कोनिकल टेंट, तो पाई आर एल, क्या हमें पाई आर एल गिवन है? चेक कर लो जरा। हाइट गिवन है हमारे पास, और देखो यहाँ पे हमें एच दिया हुआ है। एच कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? 8 मीटर। एंड आर कितना है हमारे पास? तो 6 मीटर। एल नहीं दिया हुआ है, एल फाइंड कर लेते हैं। एल इक्वल्स टू रूट के अंदर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो एल इक्वल्स टू 64 प्लस 36। एल आ जाएगा रूट के अंदर 100। दैट मीन्स एल इक्वल्स टू 10 मीटर। तो स्लांट हाइट कितना आ गया? 10 मीटर। तो CSA ऑफ कोनिकल टेंट पाई आर एल, तो पाई की वैल्यू 3.14 और आर के हमारे पास 6 इंटू में एल की वैल्यू क्या है? तो 10। तो 314 को लिख सकते हैं हम इस फॉर्म में। तो इस 10 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपके पास? 314 इंटू में 6 अपॉन में 10 मीटर स्क्वायर। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24। तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ, 188.4 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा कोनिकल टेंट का। लेकिन जो आपने ये बनाया है ना, इसका देखो ध्यान से। तो पहले एल कैसे फाइंड करेंगे? एल इक्वल्स टू एरिया जो भी आया डिवाइडेड बाय विड्थ। लेंथ फाइंड करना है हमें, है ना, कि कितना लेंथ चाहिए। तो एरिया कितना आया? 188.4। इसे डिवाइड किससे करेंगे? विड्थ से। विड्थ कितना है हमारे पास? 3। तो 3 6 जा 18, फिर 3 2 जा 6.38 जा 24, 62.8 मीटर। ये जो है लेंथ आया। लेकिन आपने इसमें टोटल जो लेंथ लिया है उसमें 20 सेंटीमीटर हमारा जो है ना सिलने में वेस्ट हुआ है। जो स्टिचिंग किया गया है वेस्ट गया, कितना वेस्ट गया हमारा? 20 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से क्या बोला है यहाँ पे, एज्यूमिंग दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग द एंड मार्जिन। जो भी मार्जिन हमारा, मतलब ऐसा तो है नहीं ना कि आप 4 मीटर का लेंथ, 4 मीटर लेंथ का क्लोथ लेके और 4 का 4 मीटर यूज हो जाए। सिलने में जो वेस्ट हुआ होगा टेलर के पास, वो कितना वेस्ट हुआ है? तो 20 सेंटीमीटर। तो इस 20 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें, 20 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 20 को किससे डिवाइड करोगे? 100 से। तो ये क्या आ जाएगा? 0.20 मीटर। तो टोटल लेंथ जो होगा हमारा एक्चुअल में वो देखो क्या होगा। तो जो हमारा लेंथ पहले था 62.8, इसमें 0.20 ऐड कर दो, ये आ जाएगा 63 मीटर। क्यों? क्योंकि 62.80 में हम ऐड करेंगे 0.20। 0 8 और 2 10, 2 और 1 3 6, यहाँ का डेसिमल, तो 63.00। तो 63.00 को हम क्या लिख सकते हैं? 63 मीटर। ठीक है,
ये हमने क्यों किया, ये लेंथ हमें फाइंड करना था। लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, एरिया जो भी आपका आया कर्व सरफेस एरिया उसे डिवाइड करेंगे विड्थ से, तो हमें ये आना चाहिए। लेकिन इसमें हमने 0.20 क्यों ऐड किया, क्योंकि 0.20 सेंटीमीटर हमारा वेस्ट हुआ था। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, नोट कर लेना। हमने पहले सी एस ए फाइंड किया, फर्स्ट स्टेप ये हमारा है ना। सेकंड स्टेप हमने पहले एल फाइंड किया, फिर सी एस ए फाइंड किया, सी एस ए के बाद हमने थर्ड स्टेप यहाँ पे लेंथ फाइंड किया, और इस लेंथ में एक्चुअल लेंथ फाइंड किया, है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप, देखो क्या क्वेश्चन नंबर 7 हो सकता है सॉल्व। द स्लांट हाइट इन द बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉम, कोनिकल टॉम है हमारे पास, जिसका स्लांट हाइट कितना गिवन है 20। ये जो स्लांट हाइट स्टूडेंट्स, ये गिवन है आपके पास 25 मीटर, एंड डायमीटर कितना गिवन है इसका 14 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 7 मीटर। रेडियस कितना हो गया 7 मीटर। फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश, कर्व सरफेस एरिया को हमें व्हाइट वॉश करना है, मतलब इसका हम वो करवा रहे हैं, व्हाइट वॉश करवा रहे हैं। तो सी एस ए ऑफ टॉम, सी एस ए ऑफ कोनिकल टॉम, तो सी एस ऑफ कोनिकल टॉम के लिए हम पाई आर एल का यूज करेंगे, और पाई हम लेंगे 22/7। आर क्या है हमारे पास 7, और एल क्या है 25। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 25 टू या 50, 25 टू या 50, 550 मीटर स्क्वायर। टोटल जो एरिया है वो 550 मीटर स्क्वायर है, बट जो कॉस्ट दिया हुआ है वो हमें 100 मीटर स्क्वायर का दिया हुआ है। देखो ध्यान से, कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर का क्या चार्ज कर रहे हो 210 रुपीज। 100 मीटर स्क्वायर का अगर व्हाइट वॉश करवाते हैं तो हमें कितना पे करना पड़ेगा 210 रुपए। तो यहाँ से पहले 1 मीटर स्क्वायर का निकालो, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 210 को हमने डिवाइड कर दिया 100 से, 0 कैंसिल हो गया, 2.1 रुपीज। मतलब वो 1 मीटर स्क्वायर का जो चार्ज लेगा वो 2.1 रुपीज लेगा। हेंस हमें कितने का फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ कितना आया हमारा सी एस ए 550 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 550 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉश हमें कितना व्हाइट वॉश करवाना है 550 मीटर स्क्वायर। तो हम 550 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स 2.1 से। तो ये जो भी आएगा आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा, जो हमने कोनिकल टॉम इसका जो हमने व्हाइट वॉश करवाया, ये जो व्हाइट वॉश करवाया है चारों साइड से। तो हमने सबसे पहले सी एस ए फाइंड किया, फिर हमने क्या किया, देखो कॉस्ट दिया था 100 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉश का, तो यहाँ से हमने फाइंड किया कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर का। फिर 1 मीटर स्क्वायर का जो भी कॉस्ट आएगा उसे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी हमारा टोटल एरिया आया था। एरिया क्या आया था 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो फटाफट, देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है और कैसे सॉल्व करने वाले। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप, और जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। एक राइट सर्कुलर कोन के शेप में हमारे पास जोकर कैप है, जिसका क्या गिवन है, तो बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, और हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर। फाइंड करना है एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। 10 कैप बनाना है तो हमें कितने शीट की जरूरत है ना। तो सबसे पहले हम एक का निकाल लेंगे, एक का निकालने के लिए सी एस ए निकालना होगा। सी एस ए निकालने के लिए हमें इन्होंने क्या नहीं दिया, तो एल नहीं दिया। एल निकालो, एल इक्वल्स टू रूट के अंदर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो एल इक्वल्स टू रूट के अंदर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 576। तो एल हमारा स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा रूट के अंदर 625। दैट मीन्स एल आ जाएगा 25 इंटू में 25, तो एल आ गया 25 सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे, तो सी एस ए ऑफ कोनिकल कैप, कोनिकल कैप का सी एस ए फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे पाई आर एल।
तो पाई की वैल्यू 22/7, 22/7। आर के हमारे पास 7 इंटू में एल क्या है 25। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 25 टू जा 50, 25 टू जा 50, तो 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें कितना चाहिए 10 कैप के लिए, तो सीट एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप। 10 कैप के लिए कितना चाहिए, तो 550 को आप मल्टीप्लाई कर दो 10 से, ये कितना आ गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमें चाहिए, किसके लिए 10 कैप फॉर्म करने के लिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट